आकाश, जो आपने डिज़ाइन बनाई है उससे यस सर। रिलेटेड आपको पहले तो बीओक्यू तैयार करना है, फिर बीओएम रिलेटेड तैयार करना है यस सर। और एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है कि किस तरीके से आप उसकी कॉस्टिंग सेव कर रहे हो आप अपने नए डिज़ाइन के साथ। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है और प्रोजेक्ट ओके। प्लानिंग की एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि कितने लेबर और कितने कॉस्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग लगेगी। ये सारे रिपोर्ट आपको तैयार करके देने हैं। अच्छा, ये इतनी सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर कैसे करूँगा? मुझे तो आता भी नहीं है इतनी सारी स्किल्स, बस सॉफ्टवेयर ही आता है मेरे को। कैसे बनाऊँगा ये सब सारी चीज़ें? काश पहले सीख लिया होता। हेलो दोस्तों, देखा आपने, अगर आप किसी भी जॉब को ज्वाइन करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल वही चीज़ें आनी चाहिए जिसके लिए आपको हायर किए गए हो। मतलब अगर आप डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर के लिए हायर किए गए हो डिज़ाइनिंग के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि केवल आपको उस सॉफ्टवेयर ही एवरीथिंग है। आपको डिज़ाइन से हट के भी कुछ नॉलेज गेन करने पड़ते हैं, जो कि आज के टाइम में प्रोफेशनल करियर में बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं वही चीज़ें कवर करने वाला हूँ कि डिज़ाइन के साथ साथ आपको किन किन सॉफ्टवेयर या किन किन स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ताकि इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि आप अगर कोई भी नई जॉब ज्वाइन करते हो, या फिर फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, या आप अभी कोई जॉब में अपने स्ट्रगल कर रहे हो, तो इन सब बातों को जान के पहले से आप खुद को प्रिपेयर कर लोगे तो आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप अपने करियर में ग्रोथ के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप किसी अपने पोजीशन पे स्टक हो चुके हो एक जगह पे, तो आपको उस जगह से बढ़ नहीं पा रहे हो, तो लेकिन अगर आप इस वीडियोस के थ्रू आप उन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करते हो, तो आपको इस लेवल से उस लेवल तक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक है वो है डेटा मैनेजमेंट एप्लीकेशंस। जी हाँ दोस्तों, डेटा मैनेजमेंट एप्लीकेशन का मतलब कि इसके अंदर एम एस ऑफिस आ गई। एम एस ऑफिस के अंदर आपके पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें ज़रूर आने चाहिए आपको। प्लस इसके अलावा हम बात करें तो एम एस ऑफिस के अलावा WPS एक सॉफ्टवेयर आता है, ये भी एम एस ऑफिस की तरह ही काम करता है, वो भी आना चाहिए। PDF एडिटर है, वो भी आपको आना चाहिए। ये सारे एप्लीकेशन मोस्टली हम BOM और BOQ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आपको अपनी कंपनी के अंदर आपने जो भी काम किया उससे रिलेटेड आपको प्रेजेंटेशन देना है, या फिर कोई एक रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, मंथली रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, या ईयरली रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, या फिर आपको ISO के लिए ऑडिट के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए इन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ इस पर अपना थोड़ा सा टाइम दें। ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब बहुत ही चुटकियों का खेल है। आप थोड़ा बहुत टाइम दोगे, प्रैक्टिस में रखोगे, तो आपको ये चीज़ें तुरंत कैच कर जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का पहले से नॉलेज आप लें। अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा है। नहीं पता है तो इन सब चीज़ों का पहले से नॉलेज जरूर रखें। मोस्टली वर्ड का तो सबको नॉलेज होता है, लेकिन जो एक्सेल्स के जो कमांड्स होते हैं, एक्सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं जैसे कैलकुलेशन के लिए हो गया, वो सब चीज़ों को भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्यों जरूरी है, मैं क्यों फोर्स कर रहा हूँ आपको इन चीज़ों को नॉलेज के लिए? क्योंकि देखो, आप जब BOM और BOQ बनाते हो तो आपको बेसिक कैलकुलेशंस पता होती हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, एवरेज निकालना, एनुअल एवरेज निकालना, ये सब चीज़ें पता होती हैं। लेकिन उससे अलग जैसे मुझे कोई एक डेटा से दूसरे डेटा को लिंक करना है एक्सेल के अंदर, वो कैसे करते हैं, फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं, एक शीट से दूसरे शीट को कैसे लिंक करते हैं, तो ये सब चीज़ों का भी आप नॉलेज रखें। क्योंकि आप जब एक छोटे लेवल से जब हायर लेवल तक जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंटेशन का वर्क बढ़ता जाता है। आपका डिज़ाइनिंग का पार्ट, कोर डिज़ाइनिंग का पार्ट कम होगा, बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का वर्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप धीरे धीरे आप अपने काम को अपने से छोटे लेवल को ट्रांसफ़र करोगे, और आप उनका जो वर्क रिपोर्ट होगा आप खुद हैंडल करोगे। और आपको ऊपर बढ़ना है तो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क आपको प्रॉपरली आना चाहिए, इसलिए मैं इस चीज़ को फोर्स करता हूँ। अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो आउटलुक के अंदर भी आपके कई सारी चीज़ें हैं, वो जैसे मतलब मेल, O365 मेल आपको चलाने आना चाहिए। जैसे ईमेल कैसे लिखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है कि प्रोफेशनली ईमेल किस तरीके से लिखा जाता है, तो वो भी आप इसके लिए प्रैक्टिस करें। अगर नहीं पता होता है आपको तो मैं इसके लिए फर्दर वीडियो बना सकता हूँ कि
प्रोफेशनली ईमेल कैसे लिखे जाता है। आप अपने कलीग्स को, अपने सीनियर्स को या अपने क्लाइंट को या किसी वेंडर को रिप्लाई करना है किसी मेल पे, तो किस तरीके से प्रोफेशनली रिप्लाई देना चाहिए, ये भी आपको प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से आना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी मुँह उठाए और रिप्लाई कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम दूसरे एरिया की तरफ जो कि, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन नॉलेज। मतलब कि क्वालिटी चेकिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, फिलर गेज हो गए और मीटर गेज हो गया, हाइट गेज हो गए, एंगल प्रोटेक्टर हो गया। तो इन सब चीज़ों का यूज़ कैसे किया जाता है, एक डिज़ाइनर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना कि एक केवल क्वालिटी वाले को ही पता होनी चाहिए, बल्कि एक डिज़ाइनर को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि आप कहीं पे भी एज अ डिज़ाइनर हायर के जाते हो, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल आपको सॉफ्टवेयर्स पे बना के कंपनी के अंदर ड्राइंग दे देनी है। आपके पास वो मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट जो आपने डिज़ाइन दिया था, वो बन के आपके पास भी आएगा और आपको प्रॉपरली जिस तरीके से आपने बनाया है वैसा ही आपको चेकिंग भी करनी पड़ेगी। जहाँ पे जितने का रेडियस दिया है उतने का आपको रेडियस गेज से उसको चेक भी करना पड़ेगा। जितने का डाय दिया आपको वर्नियर यूज़ करने आना चाहिए, तभी आप उसको चेक कर पाओगे। तो इसलिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ों का भी ध्यान दें। आप अगर आप अभी कॉलेज टाइम पे हैं तो आप अपने वर्कशॉप में जाएं, अपने जो वर्कशॉप के टीचर हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, उनसे आप बोलें कि आपको इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज चाहिए, आप उनसे सीखें। अगर आप कंपनी में वर्क करते हैं तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो उससे आप सीखें। आप जितनी ज़्यादा नॉलेज है उतने ज़्यादा नॉलेज गेन करें। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाएँ, क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाएँ, उनसे सीखें वो चीज़ें। तो कोई सिखाएगा, कोई आपके पास कोई आके नहीं सिखाएगा, आपको खुद जाके खुद नॉलेज गेन करनी पड़ती है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ये इंडस्ट्रियल्स मतलब जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस है, जैसे जिनको 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस है, ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ फ्रेशर के लिए थोड़ा सा कम है, लेकिन उनको भी ये ना, अगर वो पहले से जानते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। ये है इंटरनेशनल कोड्स स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड कोड्स। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बगैर कोई भी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या डिज़ाइन इंडस्ट्री वर्क नहीं करती है। जैसा कि ANSI, ASME, IS, BSI, GIS, ये अलग अलग स्टैंडर्ड है। जैसे ASME अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, BIS ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ये अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेसेस हैं। जहाँ पे क्या होता है कि हम मतलब इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि कंपनी में जो भी चीज़ें काम की जाती हैं वो स्टैंडर्ड प्रोसेस के थ्रू चलें, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चलें। एज्यूम करो कि मेरी कंपनी कोई पैनल डिज़ाइन करती है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं उस पैनल का कैबिनेट जो है अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना लूँगा। नहीं, मैं उसी हिसाब से बनाऊँगा जो एक स्टैंडर्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब कि उस पैनल को इंडिया में यूज़ करो, ब्रिटेन में यूज़ करो, अमेरिका में यूज़ करो, या फिर किसी भी स्टेट में यूज़ करो, तो वहाँ पे वो इजीली फिट हो और उसके अंदर जो भी सब कंपोनेंट्स लगे वो भी कहीं पे भी अवेलेबल हो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बने हों। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है इन स्टैंडर्डाइजिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करने हैं। बहुत ही वास्ट फील्ड है, हर एक कैटेगरी का, हर एक फील्ड का, हर एक डोमेन का अलग अलग कोर्स होते हैं। जैसे आप अगर बात करो कि जैसे नट बोल्ट्स को ले लो आप एज ए एग्जांपल, नट बोल्ट्स को ले लो तो उनका एक अलग स्टैंडर्डाइजेशन है फास्टनर्स का। आपको उस स्टैंडर्ड के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर एक क्राइटेरिया बनी है कि इस साइज़ का नट बोल्ट अगर आप लेते हो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो नट बोल्ट कहीं पे भी किसी भी होल के अंदर जाके फिट हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले एरियाज़ के अंदर, जो है GD&T नॉलेज, मतलब ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंस नॉलेज। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि आपको स्टैंडर्ड, आप कोई भी काम करते हो प्रोफेशनली तो आपको टॉलरेंस सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। टॉलरेंस में भी किस तरीके के स्टैंडर्ड टॉलरेंसेस यूज़ करने हैं
और ज्योमेट्रिक डायमेंशंस टॉलरेंसेस क्या होते हैं, और जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए टॉलरेंस सिस्टम क्या यूज़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें GD&T के अंदर बताई जाती हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप डिज़ाइन में जॉब करते हो। मोस्टली मुझे लगता है, जो मैंने चीज़ फील किया है, मैंने जिन लोगों को देखा है प्रोफेशनल करियर में, अगर मैं 100 में से लेके चलूँ, कोई बंदा अगर किसी कंपनी में जॉब करता है तो 100 में से मान के चलो आप कि 70% बंदों को नहीं पता होता है व्हाट इज़ GD&T। ये रेशियो है आज के टाइम पे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ इस चीज़ को कि प्लीज़ आप अपने स्किल को, GD&T को आप प्लीज़ पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही वीडियोस देखो, बहुत सारे लेक्चरर्स के वीडियोस हैं, आप उसको देखो, आप उसके बारे में जानो GD&T होता क्या है, और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो। अब हम बात हम अगले एरिया के अंदर जो है स्टैंडर्ड फास्टनर्स। जी हाँ दोस्तों, स्टैंडर्ड फास्टनर्स जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, स्टैंडर्ड फास्टनर मतलब कि मार्केट में अगर आप कोई भी नट बोल्ट खरीदने जाओगे तो उसका एक पर्टिकुलर कोड होता है। सपोज़ कि मुझे M10 का नट बोल्ट लेना है, तो M10 का बोल्ट का एक अलग से सीरीज़ है, आपको उसका साइज़ क्या होता है, में क्या साइज़ होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रॉपर एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि स्टैंडर्ड फास्टनर्स क्या होते हैं, उसके स्टैंडर्ड साइज़ क्या होते हैं। सपोज़ आपने कहीं पे होल कर दिया 10 mm का, तो अब आप सोचोगे कि 10 mm का नट कहाँ से लाऊं मैं, तो आपको 10 mm का नट कहीं से मिलेगा नहीं, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड नट का साइज़ यूज़ करना पड़ेगा, तो जो मार्केट में अवेलेबल होगा। तो ये आपको जानने की बहुत ज़रूरत है कि मार्केट में किस स्टैंडर्ड के नट्स अवेलेबल होते हैं, और आप जब अपनी डिज़ाइन में वहाँ पे होल अप्लाई करो तो उस स्टैंडर्ड के नट के साइज़ के अकॉर्डिंग होल अप्लाई करोगे, ताकि वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, ताकि जब मैन्युफैक्चरिंग हो तो वहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर वहाँ पे होल करे, तो वहाँ पे नट जब लगाए तो वो इजीली मार्केट में अवेलेबल नट को खरीद के वो डायरेक्टली वहाँ पे पुटअप कर दें। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड फास्टनर्स के साइज़ क्या होते हैं उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल्स नॉलेज। ये क्या होता है कि मार्केट में अगर आप देखो कि मुझे स्टील लेना है, तो स्टील के सैकड़ों क्लासिफिकेशन है, सैकड़ों स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, और हर एक क्लासिफिकेशन का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब कि आप अपनी ड्राइंग में, आप अपनी डिज़ाइन में कोई एक 3D मॉडल बनाया, वहाँ पे आपने स्टील यूज़ कर लिया, सॉलिडवर्क्स में सपोज आपने स्टील यूज़ कर लिया, या फिर कैटके में आपने स्टील यूज़ कर लिया, तो कौन सा स्टील यूज़ किया, ठीक है, तो उसके भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। आप सॉलिडवर्क्स में देखोगे कि मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अलग अलग ISO स्टैंडर्ड के क्लासिफिकेशंस बने हैं। जैसे माइल्ड स्टील के अंदर भी बहुत सारे हैं, माइल्ड स्टील के अंदर आपको IS 2062 मिल जाएगा, IS 1040 मिल जाएगा, EN 8 मिल जाएगा। स्टेनलेस स्टील की बात करूँ तो स्टेनलेस स्टील में 301 है, SS 304 है। अलग अलग ये क्लासिफिकेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको मटेरियल की नॉलेज, प्री नॉलेज हो, तो आप जब डिज़ाइन बनाओ तो आपको पता रहेगा कि आप कौन सा मटेरियल, किस स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज़ कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता है, तो आपके पास एक एडिशनल चीज़ें हैं जॉब में जाने से पहले, आपके पास एडिशनल चीज़ें जिससे आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे इंटरव्यूअर के सामने कि यार ये बंदा तो पहले से ही मटेरियल के बारे में, फास्टनेस के बारे में, और स्टैंडर्ड कोड्स के बारे में, इस GD&T के बारे में पहले से जानता है, इसके पास तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, बिना एक्सपीरियंस के भी। एक्सपीरियंस है तो आपको तो नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो भी इसको नॉलेज है, तो आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है। अब हम बात करें अगले नॉलेज के ऊपर, जो है हमारा QMS नॉलेज। ये क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे तो ये एक्सपीरियंस बंदों के लिए रिक्वायरमेंट की जाती हैं, क्योंकि फ्रेशर को ये चीज़ें उतनी ज़्यादा बारे में नहीं पता होती हैं, थ्योरेटिकल ही पता होती हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि ISO 9001 2008, ISO 9001 2015, ये गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, क्वालिटी मेजर के पैरामीटर्स हैं इसके अंदर, कि आप अपनी कंपनी में ये स्टैंडर्ड से रजिस्टर्ड हो, तो आप इन स्टैंडर्ड के नॉर्म्स को फॉलो करते हो कि नहीं अपनी कंपनी के अंदर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो, चाहे डिज़ाइन से रिलेटेड हो, चाहे प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे HR से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो उसके अंदर उनके नॉर्म्स को फॉलो करते हो कि नहीं। और इनके अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस होते हैं, सपोज आप डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन में काम कर रहे हो, तो डिज़ाइन के अंदर जो ISO के डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो भी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ये मैं इसलिए आपको फोर्स कर रहा हूँ, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको ये चीज़ें नॉलेज होने की क्यों ज़रूरत है,
क्योंकि आप अगर एक ही जगह पे तो स्टक नहीं रह सकते, आपको आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, तो इन डॉक्यूमेंटेशन का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी पैरामीटर्स की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपने इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचोगे धीरे धीरे करके। तो इन चीज़ों की नॉलेज आप पहले से रखते हो, फिर कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी में जाते हो, तो वहाँ पे भी मान के चलो 99% की वहाँ पे भी QMS की डिमांड रहेगी ही रहेगी। भले वो आपके जेडी में ना मेंशन हो, लेकिन वो जब आप जॉब ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको अगर पहले से नॉलेज है, जब भी आप उस चीज़ को कर पाओगे। अब हम बात करते हैं आखिरी और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिकली एक्सपीरियंस बंदों के लिए जिनको साल 2 साल का एक्सपीरियंस है। बेसिकली ये मैं एक एडिशनल नॉलेज के तौर पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जब आप 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो, तो आप चाहते हो कि आप डिज़ाइनर, सीनियर डिज़ाइनर, प्रोजेक्ट डिज़ाइनर से ऊपर बढ़ के टीम लीडर, मैनेजर के पोस्ट पे आप जाओ। वहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट्स हैंडल करने होते हैं, आपको टीम को हैंडल करना होता है, आपको एक टीम की क्या क्वालिटी है, क्या वर्क प्रोग्रेस है, क्या टीम की इफ़िशियंसी है, कितना वर्क आउटपुट दे रही है टीम, ये सब चीज़ें आपको खुद मैनेज करने पड़ते हैं। और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए मार्केट में एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से भी आ गए हैं। आपने सुना होगा प्राइमवेरा, एक दूसरा सॉफ्टवेयर आता है MSP, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ये 2 सॉफ्टवेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर आपको इन 2 सॉफ्टवेयर से किसी एक का भी नॉलेज है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये चीज़ें। और जब आप किसी हायर लेवल पे पहुंचते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको अपने टीम के कैलकुलेशंस करने के लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज रखते हो, पहले से पता है आपको कि कैसे मैनेजरियल चीज़ों को हैंडल करना है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर उस टूल पे जाके अपने स्किल्स को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स मैंने आज की वीडियो में कवर किए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारे नॉलेज मिले होंगे। ऐसे अगर मुझसे कुछ चीज़ें स्किप रह रही हैं तो आप प्लीज़ मुझे भी सजेशंस बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड फर्दर नॉलेज डिटेल में दे सकूँ। देखो, मुझे भी 100% परफेक्ट डिज़ाइनर नहीं हूँ, 100% प्रोफेशनल्स नहीं हूँ, ना ही कोई होता भी है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो मैं आपको शेयर करूँ, ताकि मैं जिस तरीके से ग्रो करूँ आप भी उसी तरीके से ग्रो करो। क्योंकि स्किल्स को रखने से नहीं फ़ायदा है, स्किल्स को बांटने से ही फ़ायदा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस क्वारंटाइन के टाइम पे अपने स्किल्स को प्लीज़ इम्प्रूव करें। अपने टाइम को इन्वेस्ट करें, ना कि वेस्ट करें। अपने डिज़ाइन स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग बनाएं, प्रैक्टिस करें, नॉलेज गेन करें। और कोई वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फर्दर उसके ऊपर आपको वीडियो बना के पोस्ट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। बाय बाय, टेक केयर।